मैथमेटिक्स और रीजनिंग की दुनिया में आपका एक बार फिर से टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आने वाले समय में केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपका एग्जाम है और उस एग्जाम के अंदर 50% सिलेबस आउट ऑफ नर्सिंग ऐड कर दिया गया है। 50% सिलेबस आउट ऑफ नर्सिंग का है, जिसमें मैथमेटिक्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, जीके भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, कंप्यूटर्स भी आएगा। तो उनको मद्देनजर रखते हुए आज की हम क्लास उसी पे फोकस करते हुए बनाते हैं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग वे में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। आज उन्हीं क्वेश्चंस का हमने संग्रह किया है और उन्हीं क्वेश्चंस का हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट और स्वीट तरीके से दिया जाता है। दोस्तों ये आज हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं समय व्यतीत ना करते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं वो क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सेम क्वांटिटी ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ 15 मेंबर्स। दोस्तों कि एक फैमिली है, उस फैमिली में क्या है, राइस चावल जो है वो खाते हैं, जो राइस जो वो इंटेक करते हैं। तो 15 मेंबर्स की एक फैमिली है। आगे दिया हुआ है ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन में उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार आगे लिखा हुआ है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली द कंजप्शन ऑफ राइस वाज रिड्यूस्ड इन द रेशो 5:3। The number of members absent on that day was। दोस्तों एक फैमिली है, बहुत ही सुंदर फैमिली है। उस फैमिली में टोटल जो मेंबर हैं वो 15 हैं। तो उनका जो डेली रिक्वायरमेंट होता है वो आपको नहीं पता कि कितना होता है, लेकिन रेशो दिया हुआ है कि उनका जो डेली रिक्वायरमेंट होता है वो 5 होता है। 5 क्या है, उनका अनुपात में है, 5 रेशो है, उनका रेशो है। तो हम x मान के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आगे दिया हुआ है कि कोई एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन मालूम नहीं कि कितने मेंबर उनके अब्सेंट हैं, मालूम नहीं है कि उस फैमिली में से कितने मेंबर अब्सेंट हैं, लेकिन जब अब्सेंट वो रहते हैं तो उनका जो कंजप्शन है, मतलब जो खाना इंटेक कर रहे हैं, वो 5 रेशो से घट के 3 आ जाता है। 5 रेशो से घट के क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। आगे दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ मेंबर अब्सेंट ऑन द डे वाज, मतलब कि जिस दिन वो रेशो घटा उस दिन कितने मेंबर कम हुए थे, जिनकी वजह से उनका चावल का जो कंजप्शन था इंटेक करने का वो घट गया। तो दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चंस को कि एक फैमिली में टोटल जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या है कितनी, 15। मेंबर्स की संख्या कितनी है दोस्तों, 15 है। आगे दिया हुआ है कि उनका जो रेशो है, रेशो का मतलब है कि जो उनका अनुपात है इंटेक करने का, वो दिया हुआ एक दिन तो जब 15 रहते हैं उस दिन तो उनका अनुपात रहता है 5 और एक दिन 15 - x, मतलब x हमको ज्ञात करना है कि उस दिन अब्सेंट कितने लोग थे। 15 - x लोग अब्सेंट थे, x हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब 15 थे तो उनका कंजप्शन कितना था, 5 था। जब 15 - x होते हैं तो उनका कंजप्शन कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। दोस्तों कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो मतलब आप समझ लो कि यहां तो या तो कर दो 15 - x या यहां केवल x लिख लो कि जब x कैंडिडेट वहां पे उपलब्ध रहते हैं तो क्या होता है कि अनुपात उनका जो आता है वो 3 आ जाता है, मतलब 3 आ जाता है। तो ये जब डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करो तो कितनी बार हुआ, 3 बार, मतलब 5 × 3 बराबर 15 आ जाता है। तो इसको भी आप कितना करोगे, 3 × 3 करोगे, क्योंकि रेशो में दिया हुआ है। जब अनुपात में दिया हुआ होता है तो वो समान संख्या से ही डिवाइड होता है या समान संख्या से ही मल्टीप्लाई होता है। यहां पे जब आपने 3 से इसको डिवाइड किया तो 5 आया, तो यहां पे भी आप 3 से डिवाइड कर लो, लेकिन हम लोगों ने इजी बनाने के लिए क्या किया है, ये जो 3 है इसको 5 × 3 किया तो 15 आया, तो इधर भी 3 × 3 कर दो तो 9 कैंडिडेट आ गए। मतलब जब 15 कैंडिडेट होते हैं तो उनका रेशो जो आता है वो 5 होता है। जब 9 कैंडिडेट होते हैं तो उनका रेशो कितना आता है, 3 आता है। दोस्तों जब 9 कैंडिडेट होते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। दोस्तों समझ में आया कि कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो जब 15 होती है, कैंडिडेट्स जब 15 होते हैं तो रेशो कितना आता है, 5 आता है। लेकिन जब x कैंडिडेट हम लोग मान के चल रहे हैं कि x कैंडिडेट होता है तो x कैंडिडेट होता है तो कितना आता है, 3 आता है। जब 15 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 3 आता है। मतलब इनका रेशो कितने से डिवाइड किया हुआ था, 3 से डिवाइड किया हुआ था। तो 5 × 3 किया तो 15 आ गया, तो इधर भी 3 × 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। समझ में आया यहां तक। तो 9 आपके पास कैंडिडेट अवेलेबल जब होते हैं तो आपका रेशो 5 से घट के
3 हो जाता है, और जब 15 कैंडिडेट हो जाते हैं तो रेशो आपका 5 हो जाता है। 15 कैंडिडेट्स में आपका रेशो जा रहा है 5, 9 कैंडिडेट में जा रहा था 3, यही है। अब जब आपको पता है कि 15 जब रहे तो 5 हुआ और 9 जब रहे तो 3 हुआ, यही दे रखा है 5:3, बिल्कुल दे रखा है दोस्तों। तो मुझे ये बताओ कि अब्सेंट ऑन द डे वाज, मतलब अब्सेंट कितने हुए, 15 माइनस 9 कर दो दोस्तों, कितने अब्सेंट हुए, 6 कैंडिडेट। 6 कैंडिडेट उस दिन अब्सेंट थे, 15 माइनस 9 बराबर 6, 6 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अब्सेंट कैंडिडेट की संख्या पूछ रहा है, वो कौन सी संख्या पूछ रहा है, अब्सेंट कैंडिडेट की संख्या पूछ रहा है। अगर वो आपको पूछता कि उस दिन कितने कैंडिडेटों ने खाना खाया तो आप आंसर देते 9, लेकिन ये पूछ रहा है कि उस दिन कितने कैंडिडेट अब्सेंट थे, तो उस दिन कैंडिडेट जो अब्सेंट थे वो कितने थे दोस्तों, 6 कैंडिडेट अब्सेंट थे। क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है और आंसर देना है दोस्तों। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन या रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है भले ही उसकी लैंग्वेज बहुत लंबी हो, लेकिन आंसर उसका बिल्कुल छोटा सा होता है दोस्तों, और वो आंसर आपको आता है, आप सबको आता है, केवल आपको माइंड एक्टिव करना है और उस क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से उसका आंसर देना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आया समझ में दोस्तों? तो आपका आंसर क्या निकल गया है इसमें, 6 आंसर निकल के आया, जो आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज। दोस्तों ए, बी एंड सी 3 कैंडिडेट हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। वो एक काम करते हैं और वो काम कैसे करते हैं, एक 24 डेज, 30 डेज एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली, मतलब लगातार। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर, मतलब क्या है, वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि सी जो भाई साहब थे वो 4 डेज बिफोर कंप्लीट ऑफ द वर्क, वो काम को छोड़ के चले जाते हैं। सी को एक ऐसी मुसीबत आ गई कि वो जब कंप्लीट इस काम को कर रहे थे, 24 दिन, 30 दिन एंड 40 दिन काम कर रहे थे, तो ये कंप्लीट काम उनका हो जाता, 1 यूनिट जो काम था वो कंप्लीट हो जाता, लेकिन सी जो भाई साहब थे वो 4 डेज पहले ही चले जाते हैं, वर्क कंप्लीट होने से 4 डेज पहले। इन हाउ मेनी डे वाज द वर्क डन, तो ये टोटल जो काम है, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क डन, कि कितने दिन में होगा, यही है कि ये टोटल जो काम है वो कितने दिन में होगा। तो दोस्तों लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी। दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी आपने लिया, ए कितने दिन में कर रहा है, 1/24 अनुपात 1/30 अनुपात 1/40 बराबर 1 यूनिट काम है इनका, बराबर क्या है, 1 यूनिट है, सिंगल यूनिट काम है। तो आगे इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 120। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 120। एलसीएम 120 आया तो कैसे आया, 24 पंचे 120, मतलब ये 5 अनुपात ये कितना हो गया 30, 4 × 12 120 4, और ये कितना हो गया 4 × 12 3, यही हुआ। तो अब मुझे ये बताओ कि ये एलसीएम आप डायरेक्ट ऐसे निकाल रहे हो, इससे अच्छा था कि आपके दिया हुआ था कि सी जो है वो 4 डेज पहले काम कंप्लीट करने से पहले चला जाता है। सी जो है वो कितने दिन पहले चला जाता है, 4 डेज पहले। तो सी आपका जो है वो 1/40 नहीं करके कितना कर रहा है, 1/40 नहीं करके वो कितना कर रहा है, -4। -4 मतलब जो है इनका यूनिट जो है उसमें से -4 कर देंगे, -4 करोगे क्योंकि वो 4 डेज पहले जा रहा है। अब दोस्तों इसको समझने की कोशिश करना कि आपके सामने दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, एलसीएम भी आपने देखा अभी कि एलसीएम कितना आया, 120 आया, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में हो रहा है वो, कि टोटल यूनिट कितना है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट को करने के लिए ए कितने दिन काम कर रहा है, 1/24 दिन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है दोस्तों। बी जो है वो कर रहा है 1/30। आगे सी जो है वो 4 डेज पहले चला जाता है, तो काम जो है वो इसको रख लो, x रख लो, टोटल काम जो है x है, ये भी x है। तो अब जो सी आया उसका काम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x माइनस का 4 डेज पहले चला गया अपॉन 40 बराबर 1। एलसीएम आपको पता है 120 आ रहा है, तो यहां लिख दो 5x प्लस का 4x प्लस का कितना आ जाएगा, 4 × 12 3x माइनस का 4 बराबर 1। यही है समीकरण आपके सामने ये बन के आ रहा है। इस समीकरण को सोल्व जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, और ये हो गया 3x माइनस का 12
यही हो गया 12 हो गया। तो 5x प्लस का 4x प्लस का 3x कितना हुआ 5 और 4 9 और 3 12। तो 12x से माइनस 12 अपॉन 120 बराबर 1 अपॉन 1, इनको वज्र गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये समीकरण सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 12x से माइनस का 12 बराबर 120, 12x से बराबर 120, ये माइनस का उधर आते ही प्लस हो जाएगा प्लस 12, तो 12x बराबर 132, 12x बराबर 132 आया आपके सामने, समझ में आ रहा है, दिख रहा है बोर्ड पे, नहीं दिख रहा, मैं एक बार ऊपर से दोबारा कर देता हूं दोस्तों, अगर आपको दिखने में कठिनाई हो रही है तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि आपके सामने दिया हुआ है ए बी एंड सी, बहुत ही अच्छा लॉजिकली क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। ऊपर से मैं लिख देता हूं ए प्लस का बी प्लस का सी, तीन लोग हैं ए प्लस बी प्लस सी, और इनका जो वर्क है जो है 1 यूनिट। तो ए जो काम करता है वो करता है x का मान लेते हैं तो x अपॉन 24 प्लस का x अपॉन 30, और प्लस का जो c है वो माइनस 4 डेज पहले छोड़ के चला जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है ये दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोल रहा है कि वह 4 डेज पहले चला जाता है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 अपॉन 40 बराबर 1। इसको एलसीएम आया था 120, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 4x प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4, यही होगा बराबर 1। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और माइनस का 12 है, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो 5 और 4 9 और 3 12, तो 12x माइनस 12 अपॉन 120 बराबर 1 अपॉन 1 दिया हुआ है, वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 12 बराबर है 120, और 12x माइनस 12 बराबर 120 दिया हुआ है, तो 12x बराबर जब लेंगे तो 120 प्लस का 12 हो जाएगा, मतलब 12x बराबर 132, तो x बराबर जब निकालेंगे तो 132 अपॉन 12 बराबर 12 एकम 12 और 12 एकम 12 मतलब 11। अब दोस्तों आपके सामने 11 डे जो निकल के आए वो क्या निकल के आए, x निकल के आए, और हमने क्या लिखा था कि टोटल जो वर्क जो कर रहे थे वो कितने दिन में कर रहे थे, x दिन में कर रहे थे, मतलब x डेज में हमने माना था कि टोटल जो वर्क है वो उनका x है, तो x डेज में वो कर रहा था, तो एक किया था 24 डेज, बी किया था 30 डेज और सी किया था 40 डेज, लेकिन सी किसी कारणवश 4 डेज पहले चला जाता है, मतलब x में 40 डेज नहीं थे, एक वीक था, और जो उनका वर्क था वो ऐसे रेस्पेक्टिवली कर रहे थे, वो लगातार कर रहे थे, सतत वो लगातार कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि वो 4 डेज पहले चला गया, तो हमें तो x माइनस 4 हो गया, 4 करके कैलकुलेट किया तो हमारे सामने x का जो मान आया वो आया 11। डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, 11 डेज इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इजी और लेजे से क्वेश्चंस है ये, बहुत ही इजी तरीके से आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा। इजी तरीका यही है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 यूनिट उसका काम है। x डेज हमने माना था x अपॉन 24, x अपॉन 30, x अपॉन 40, तो x अपॉन 40 में से क्या होगा वो 4 दिन पहले चला जाएगा, तो x माइनस 4 अपॉन 40 कर देंगे। आगे जब कैलकुलेट किया तो हमारे सामने x बराबर 11 आया, 11 आपका करेक्ट आंसर। हमने टोटल जो वर्क थे उनको करने में जो हाउ मेनी डेज थे वो उन डेज की संख्या हमने x मानी थी, और x का मान हमारे सामने 11 निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन लेके चलूं तो अगले क्वेश्चन की शेयर करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ JAPAN is coded as KCSES then the code for CASTLE। दोस्तों देखो इसमें दिया हुआ है कि JAPAN, जापान को क्या लिख रहा है ये KCSES। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को मैंने सोल्व करने का आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर बता रखा है कि सबसे पहले देखो कि संख्या कौन से नंबर पे है। जे जो होता है, जे मतलब जम्मू, मैंने कितने पे बताया था 10 पे बताया था, ए नंबर 1 पे होता है, टी मतलब आपके एरिया का जो पिन कोड है वो कितना है 16 है, ए मतलब 1 पे होता है, एन मतलब नंबर्स की संख्या 14 है। आगे के जो होता है, जे के बाद में के कश्मीर मैंने बताया था 11 पे, सी जो होता है वो 3 पे होता है, एस जो होता है, एस मतलब शादी, शादी कब करवाई थी 19वें साल में, ए के बाद ई जो होता है नंबर 5 में, और एस मतलब शादी 19वें साल में। दोस्तों 10 को 11 बनाया है, 1 को 3 बनाया है, 16 को 19 बनाया है, 1 को 5 बनाया है, 14 को 19 बनाया है, मतलब यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +4 और यहाँ पे +5, यही फॉर्मूला लगा है। बिल्कुल ये का ये अगले में लगा दो, आपका आंसर निकल के आएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है कि CASTLE को क्या बोलेंगे। सी होता है नंबर 3 पे, ए 1 पे, एस 19 पे, टी होता है 20 पे, और एल होता है 12 पे, और ई होता है 5 पे। बना दो साहब, +1 +2 +3 +4 +5 और प्लस का 6। यहां पे दिए हुए थे 5 वर्ड और यहां पे दिए हुए हैं आपके
CASTLE 6 वर्ड। अब आगे देखो, C में मतलब 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 पे क्या होता है, D होता है, D नंबर 4 पे। तो फर्स्ट अक्षर आपके सामने आएगा D। फर्स्ट अक्षर क्या निकल के आएगा दोस्तों, D। अगला A होता है 1 पे, और 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 पे क्या आता है दोस्तों, C आता है। DC कहां दिया हुआ है, केवल एक में दिया हुआ है, DC। मतलब आंसर आपका यही जाएगा, बिल्कुल यही जाएगा। और आगे सोल्व करके देख लेते हैं। आगे S दिया हुआ है, S 19 पे दिया हुआ है, 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ने के बाद में कितना हो जाता है, 22। और 22 पे क्या आता है, V आता है दोस्तों, आगे V है। आगे T 20 पे, 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आता है, X आता है। मतलब 24 पे क्या आता है दोस्तों, X आता है। आगे L 12 पे था, 5 जोड़ दिए, 12 और 5 17, 17 पे मैंने बताया था छोटी सी ग्रानी क्वीन आपकी Q आता है। उसके बाद में E जो है नंबर 5 पे, तो 11 पे देखेंगे तो 11 पे 11 पे क्या आता है, K आता है दोस्तों। DCVXQK इज करेक्ट आंसर, D इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आज की क्लास आपको समझा रहा हूं। इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। आपके माइंड में एक एक अक्षर याद रहना चाहिए कि कौन सा अक्षर अल्फाबेट में कौन से क्रम पे आता है, तो ऑटोमेटिक आप आंसर दे दोगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि A कैन डू ए फीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड B इन 12 डेज। दोस्तों एक काम है, उस काम को A कर रहा है 18 दिन और B कर रहा है 12 दिन। They began the work together, but B left the work 3 days before it's complete. In how many days in all was the work completed? दोस्तों A और B काम को कर रहे हैं, A कर रहा है 18 दिन, B कर रहा है 12 दिन, लेकिन B जो है वो किसी कारणवश काम को कंप्लीट होने से 3 दिन पहले दगा करके भग जाता है, वहां से चला गया। कितने दिन पहले, 3 डेज पहले चला गया। तो अब उस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यही है। तो दोस्तों देखो, A प्लस का B कर दो, A प्लस का B करोगे, काम है कितना, 1 यूनिट। तो A जो कर रहा है वो कितने दिन, 18 डेज। तो काम आप रख लो कितना डेज, टोटल जो काम है इन वाज द वर्क कंप्लीटेड, मतलब टोटल जो डेज है वो X रख लो। X रख लिया तो A कितने दिन काम कर रहा है, 18 डेज कर रहा है। और B जो काम कर रहा है वो कितने, 3 दिन पहले दगा करके भग जाता है, मतलब प्लस का X माइनस 3, 3 दिन पहले भग गया, अपॉन 12 है, अपॉन 12 B 12 डेज में कर रहा है, बराबर 1, यही होगा। एलसीएम जब लेंगे तो 12 36, 18 दूनी 36, तो ये हो गया 2x प्लस का 12 36 मतलब 3 और x माइनस का 3 बराबर 1। इसको सोल्व कर लो, ये हो गया 3x माइनस का 9, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो 2x प्लस का 3x कितना हुआ, 5x माइनस का 9 अपॉन 36, मतलब ये बराबर में चला जाएगा, बराबर में 1 था तो 1 अपॉन 1 वज्र गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 9 बराबर 36, 5x बराबर है 36 प्लस का 9, ये इधर से इधर गया तो 9 प्लस का हो गया, तो 5x बराबर 45। जब x बराबर हम लोग निकालेंगे, x बराबर 45 अपॉन 5 बराबर 9 डेज इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आपने डेज की जो संख्या ली थी वो x ली थी, आपने लिख लिया a प्लस बी बराबर है 1, तो a ने काम किया x अपॉन 18 और b ने काम किया x 3, मतलब 3 डेज पहले वो धोखा देके चला गया था, 3 डेज पहले वो चला गया था, तो 3 डेज पहले वो चला गया। a जो है वो एक काम को 18 दिन में कर रहा था, b उसी काम को 12 दिन में कर रहा था, लेकिन b जो है वो 3 दिन पहले भग जाता है, b जो है वो 3 दिन पहले भग जाता है। अगर वो चला गया तो ये पूछ रहा है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो x का मान आप ज्ञात करोगे, इस फॉर्मूले से जब ज्ञात करोगे तो x बराबर 9 डेज आएगा। डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, 9 डेज आपके सामने दिया हुआ है, वह आपका एकदम कटु सत्य आंसर होगा। आपके समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 48 डिग्री। दोस्तों 4 दिन का टेम्परेचर दिया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, कितना दिया हुआ है 48। तो टोटल टेम्परेचर, ये एवरेज टेम्परेचर था, टोटल टेम्परेचर निकालेंगे तो 48 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 बच गया, 4 चौक 16 और 3 19, मतलब 192 डिग्री, ये इनका टोटल टेम्परेचर। आगे दिया हुआ है कि द एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे बराबर कितना दिया हुआ है 52 डिग्री। जब इनका टोटल निकालेंगे तो टोटल हो जाएगा 52 इंटू वही 4 डेज है, 1 2 3 4, तो इनका जब निकालेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, 208 डिग्री। आगे दिया हुआ है कि इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज 42 डिग्री। दोस्तों मंडे का जो टेम्परेचर है
वो कितना दिया हुआ है 42 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका दिया हुआ है कि मंडे का जो टेम्परेचर था वो 42 डिग्री था। देन द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे वाज, कि आपका फ्राइडे को कितना डिग्री टेम्परेचर है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, मंडे का टेम्परेचर भी आपके सामने दिया हुआ है, इसके अलावा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का टोटल टेम्परेचर दिया हुआ है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का टोटल टेम्परेचर दिया हुआ है। दोस्तों जब मंडे की जगह फ्राइडे जब ऐड करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मंडे की जगह जब फ्राइडे ऐड करते हैं तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, 208 तक पहुंच जाता है। मतलब कितना बढ़ा दोस्तों, 208 माइनस कितना बढ़ा दोस्तों, 208 में से माइनस कर दो 192। जब मंडे रहता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रहता है तो टोटल टेम्परेचर 192 डिग्री है, और जब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मतलब मंडे को हटा के फ्राइडे ऐड करते हैं तो आ जाता है 208। तो मंडे की जगह फ्राइडे ऐड किया तो टोटल कितना बढ़ा दोस्तों, 16 डिग्री बढ़ गया। 208 माइनस 192 बराबर 16 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि मंडे का टेम्परेचर तो था 42, मंडे का 42 था, और 42 की जगह कितना आ रहा था, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा था, मतलब टोटल टेम्परेचर बढ़ रहा था 208। फ्राइडे जब ऐड करते हैं तो फ्राइडे में कितना ऐड हो जाएगा, 16, मतलब 16 और ऐड करते हो 42 और 16 कितना होता है दोस्तों, 58 डिग्री। दोस्तों फ्राइडे का टेम्परेचर जो है वो 58 डिग्री है। 58 जहां कहीं भी दिख रहा है ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, 58 डिग्री। कैसे टेम्परेचर था वो था 48 एवरेज, तो टोटल हो गया। जब मंडे की जगह फ्राइडे ऐड किया तो एवरेज हो गया 52, मतलब टोटल हो गया 208। अब मुझे बताइए मंडे और फ्राइडे टेम्परेचर कितने का आ रहा है, 16 डिग्री का। आपके सामने मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है 42 डिग्री। आपको पता है कि फ्राइडे का टेम्परेचर ऐड करते हुए बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा था, 16 डिग्री ज्यादा बढ़ रहा था, तो फ्राइडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 42 प्लस 16 बराबर 58 डिग्री। 58 डिग्री करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज मंथली रेनफॉल फॉर ए ईयर इन गंटोर डिस्ट्रिक्ट इज 2.7 इंचेज। दोस्तों की एक साल में एक जो मंथली रेनफॉल जो हो रही है एक साल में दोस्तों हो रही है, एक ईयर में वो कितनी हो रही है, 2.7 इंचेज। एक साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। एक मंथ में जो रेनफॉल हो रही है वो कितनी हो रही है, 12.7। एवरेज दिया हुआ है कि एक मंथ का जो एवरेज है वो कितना है, 12.7। तो टोटल 12 मंथ में कितनी होगी दोस्तों, इंटू कर दो 12 से। इंटू जब किया तो कितना हो गया, 12 × 84 मतलब 8 बच गया, और 12 दूनी 24 और 8 कितना होता है 32, मतलब 32.4 डिग्री। ये होगी 4 इंचेज, सॉरी 32.4 इंचेज आपकी बारिश हो रही है एक साल में। आगे दिया हुआ है द एवरेज फॉर द फर्स्ट 7 मंथ। फर्स्ट जो 7 मंथ है, फर्स्ट जो 7, पहले हमने 12 मंथ का निकाला है कि एवरेज मंथली जो रेनफॉल थी वो 2.7 थी, वो 12 मंथ की कितनी आ जाएगी, 32.4 इंचेज। आगे दिया हुआ कि द एवरेज फॉर द फर्स्ट 7 मंथ इज 1.1 इंचेज लेस देन द एनुअल एवरेज। दोस्तों इस लाइन को अच्छे से देखना, इसमें दिया हुआ है कि लेस देन 1.1 इंचेज, मतलब जो एनुअल जो हो रही थी 2.7 जो हो रही थी उससे 1.1 ये नहीं दिया हुआ है कि 1.1 इंचेज हो रही है, ये नहीं दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 1.1 इंचेज लेस देन द एनुअल एवरेज, जो ईयर का जो एवरेज था उससे 1.1 कम हो रही है। तो 7 मंथ में जो बारिश हुई वो कितनी हुई, 2.7 है। 2.7 में से माइनस कर दो 1.1 इंचेज, 2.7 इंचेज में से माइनस करेंगे 1.1 इंचेज तो आ जाएगा ये 1.6 इंचेज। 1.6 इंचेज क्या हो रही है, 7 मंथ तक बारिश हो रही है, तो टोटल कितनी हुई, इंटू 7 कर दो। इंटू 7 किया तो कितने आ गए, 42 में 4 बच गया, 7 और 4 11, मतलब 11.2। यही हुआ कि 7 मंथ में वो टोटल बारिश जो हुई वो 11.2 इंच हुई। आगे दिया हुआ है इफ द टोटल रेनफॉल फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ, नेक्स्ट 4 मंथ मतलब अगले 4 महीने जब बरसात का सीजन आया उसमें बढ़ गई बारिश, कितनी हुई, 20.8 इंचेज हुई। मतलब एवरेज जो हुई है वो जो 4 मंथ हुए हैं उनमें कितनी हुई है, 20.8। मतलब पहले 7 महीने में कितनी हुई, 11.2 हुई। 7 महीने में टोटल 11.2 हुई। अगले 4 महीने में टोटल दिया हुआ है, अगले 4 महीने में टोटल जो है वो 20.8 इंचेज हुई। तो मुझे ये बताइए कि टोटल 7 और 4 11, 11 मंथ में जो बारिश हुई वो कितनी हुई, 8 और 2 10, आगे 1 और 1 2 और 2 और 1 3, मतलब
32 इंच बारिश हुई कितने महीने में? 11 मंथ में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 मंथ में आपकी जो बारिश हुई वो 32 इंच हुई है। तो आगे दिया हुआ है कि द रेनफॉल इन द लास्ट मंथ, जो लास्ट 12वां महीना बच गया उसमें कितनी बारिश हुई दोस्तों? आपके सामने दिया हुआ है 12 मंथ में हो रही है 32.4 इंच और 11 मंथ में हो रही है 32 इंच। तो लास्ट का जो 11वां महीना बचा उसमें कितनी हो जाएगी? 32.4 में से माइनस कर दो 32.0 बराबर 0.4 इंचेज आपकी बारिश हुई है 12वें महीने में। कहां दिख रहा है? सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि एक साल में जो बारिश हो रही है वो एवरेज कितनी हो रही है? 12.7 इंचेज आपके सामने दिया हुआ है। तो टोटल बारिश हमने निकाली तो टोटल बारिश आ गई 32.4 इंचेज। आगे दिया हुआ है कि स्टार्टिंग के 7 मंथ तक जो बारिश होती है वो एवरेज जो बारिश हो रही थी उससे 1.1 इंचेज कम होती है। तो 1.1 इंचेज माइनस किया 2.7 में से तो आया 1.6। जब 1.6 हो रही थी कितने महीने तक हो रही थी? 7 महीने तक। तो टोटल 7 मंथ में हुई बारिश 11.2 इंचेज। आगे दिया हुआ है कि अगले 4 महीने तक बारिश हुई 20.8 इंचेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब टोटल करेंगे तो 11 मंथ में आ रही है 32 इंचेज। तो जो 12वां महीना बचा उसमें से माइनस कर दो 32.4 में से 32 माइनस किया तो 12वें महीने में जो बारिश हुई वो ये 0.4 इंचेज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको आंसर देना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। माइंड को एक्टिव रखना है, कॉन्शियस रखना है, कॉन्शियस होकर एग्जाम देना है तो श्योर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लुक एट दिस सीरीज। ये सीरीज देखो, सीरीज क्या है? जे और जे के बाद में दिया हुआ है 14। अगला है एल के बाद में दिया हुआ है 16। अगला आपको पूछा है उससे बाद में पी और 20। अगला है आर और 22। पहली चीज देखो कि यहाँ 14, 16, 20, 22 तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? 18 आ जाएगा। 18 तो आपके समझ में आ गया कि साहब 14 दिया हुआ था, 16 दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था और 22 दिया हुआ था तो यहाँ 18 आ जाएगा। लेकिन 18 तो आपके यहाँ 2 जगह है तो क्वेश्चंस घुमा दिया आपको। तो आगे वाले अक्षर भी देखो, आगे दिया हुआ है जे और जे कितने पे होता है? 10 पे। एल होता है 12 पे, पी होता है 16 पे और आर होता है 18 पे। मतलब यहाँ पे 10 नंबर का अक्षर था, यहाँ पे 12 का था तो यहाँ पे कितने नंबर का आ जाएगा? 14 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद में 16 और फिर 18। 14 नंबर पे क्या होता है? एन होता है। 14 नंबर पे क्या होता है? एन। तो एन 18 कहां दिख रहा है? बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व किया है। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस in the ratio 3:2 if 5% of the total profit goes to charity and a share in profit is Rs 8,550 then the total profit is। दोस्तों बहुत ही अच्छा और लॉजिकली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन घुमाया हुआ है लेकिन आंसर बहुत इजी तरीके से आएगा। कैसे आएगा? ए और बी है वो एक बिजनेस पार्टनर है और वो इन्वेस्ट करते हैं। ए अनुपात बी जो इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं 3:2 में। ए 3 रुपए लगाता है तो बी कितना लगाता है? 2 रुपए लगाता है। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट goes to charity and a share in profit is Rs 8,550। दोस्तों 8,550 टोटल प्रॉफिट किसको हुआ है? ए को हुआ है। और यदि इसमें एक वर्ड जोड़ा हुआ है इफ, यदि 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, कि जो 5% जो टोटल प्रॉफिट होता है वो चैरिटी में वो दे देते हैं। एंड ए शेयर इन प्रॉफिट ऑफ Rs 8,550 देन टोटल प्रॉफिट इज। तो दोस्तों 3:2 है। अनुपातों का योग आपके सामने हुआ 5। 3 प्लस का 2 किया तो हो गया 5। अब मुझे ये बताइए कि 3 प्लस का 2 किया तो 5 हुआ। आपका 5% ऑलरेडी वो डोनेट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि एक का जो प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है? 8,550। मतलब टोटल योग है कितना? 5। तो ये हो गया 3/5 इंटू 8,550 बराबर आपका क्या आएगा? टोटल बराबर आपका क्या आ जाएगा? सॉरी, बराबर कैसे निकालोगे? आपका ये हो गया 3/5। 5 अनुपातों का योग था, एक का शेयरेबल था 3 तो 3/5 इंटू इसका टोटल जो प्रॉफिट है वो x मान लेते हैं बराबर में एक का जो प्रॉफिट आया था वो कितना आया था? 8,550। तो ये हो जाएगा 3x/5 बराबर 8,550। इसको वज्र गुणा कर दो, अपॉन में 1 हो गया तो ये हो गया
3x से बराबर, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 5 25, बच गए 2, 5 इंटू 5 बराबर 25 और 2 27, बच गए 2 और 8 से 40 और 2 42, मतलब 3x बराबर 42,750। जब x बराबर निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 3 से कर दो, तो 3 एकम 3 और 312 और 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 पंचे 15 और 0, 14,250 रुपए टोटल प्रॉफिट आया है। कितना प्रॉफिट आया है दोस्तों, अभी तक आपका जो प्रॉफिट आया है वह आया है 14,250 रुपए। तो यहां तक आपका आया था 14,250 दोस्तों, लेकिन ये जिसने भी आंसर दे दिया उसका आंसर यहां गलत हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये कहना चाह रहा है कि 5% क्या कर रहे हैं, वो टोटल प्रॉफिट का डोनेट कर रहे हैं चैरिटी में। तो ये जो आपके सामने आया है वो आफ्टर डोनेशन के बाद का है, मतलब 95% आपके सामने दिया हुआ है 14,250 रुपया। 14,250 कितना परसेंट है, 95% है, क्योंकि 5% उन्होंने डोनेट कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट बताओ हमको, तो कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो दोस्तों अब मुझे ये बताना है कि 14,250 कितना है, 90% है, तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करोगे, 14,250 इंटू 100 अपॉन ये कितना है 95%, ये कितना है 95%, तो 100, जब 95% कितना है 14,250, इसको 100 करोगे तो इंटू 100 कर दो और डिवाइडेशन 95 से कर दो इसको साथ डिवाइड करोगे तो कितने से डिवाइड कर दो, 5 से कर दो तो ये 19 बार चला गया और ये चला गया, 5 से करोगे तो 5 दूनी 10, बच गया कितना 4, 5 इंटू 40, बच गया 2, 5 25 और 0, फिर 19 से डिवाइड कर दो, 19 एकम 19, बच गए 9, 19.95 मतलब 150 बार, 150 इंटू 100 करोगे तो हो जाएगा 15,000 रुपए। 15,000 अगर आपको ऑप्शंस में दिख रहा है तो वह आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। कोई भी इसका आंसर 14,250 मत देना दोस्तों। क्यों नहीं देना है, क्योंकि 14,250 आपका है वो कितना है 95% है। मैं आपको बता देता हूं कि ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 3:2 कर रहे हैं। ए 3 रुपए कर रहा है तो बी 2 रुपए कर रहा है। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 5% वो डोनेट करते हैं। इसको यहां छोड़ दो एक बार कि कितना डोनेट करते हैं, 5% डोनेट करते हैं। आगे दिया हुआ है कि ए शेयर इज प्रॉफिट RS 8,550। शेयर करने के बाद में मतलब डोनेट करने के बाद में ए का जो प्रॉफिट आता है वो 8,550 रुपए आता है। देन टोटल प्रॉफिट 8,550 कितना आ जाएगा उसका 95%, क्योंकि 5% तो उसने डोनेट कर दिया। हमने जब निकाला तो टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया x हमने कितने का माना है, अभी 95% का माना है, तो x हमने मान लिया तो ये हो गया 3/5 इंटू x बराबर 8,550। टोटल प्रॉफिट था x, तो एक का ज्ञात करेंगे तो 8,550 दिया हुआ है, तो इसको जब ज्ञात किया तो x बराबर हमारे सामने कितना है 14,250 आया। लेकिन 14,250 आया वो कितना माना था हमने 95%। क्यों माना था, क्योंकि 5% तो वो क्या कर रहा है दोस्तों, डोनेट कर रहा है। तो वह डोनेट कर रहा है तो 5% जब डोनेट कर दिया तो 95% आपके सामने दिया हुआ 14,250, तो 100% करोगे तो 14,250 इंटू 100 अपॉन 95 बराबर 15,000। 15,000 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइप A कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 hours एंड पाइप B इन 8 hours if both the pipe are open and after 2 hours pipe A is closed, how much time B will take to fill the remaining tank। दोस्तों बहुत ही अच्छा और लॉजिकली क्वेश्चन है कि एक टैंक है, उसको कौन पाइप A भर रहा है और पाइप B भर रहा है। 2 घंटे तक साथ चलते हैं, वो 2 घंटे तक साथ चलते हैं। आफ्टर 2 hours पाइप A को क्लोज कर देते हैं, मतलब पाइप A छोड़ के चला गया, पाइप A का काम बंद हो गया, पाइप A बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया। आगे दिया हाउ मच टाइम B will take to fill the remaining tank। दोस्तों यही पूछ रहे हैं। तो दोस्तों टैंक कौन कौन काम कर रहे हैं, एक कितनी देर करता है, एक पार्ट का 1/6 प्लस का 1/8। इसको जब एलसीएम लिया तो कितना आ गया 48, तो ये हो गया 8 प्लस का 6, ये 2 का 2 रह गया, तो ये हो गया 8 और 6 कितना होता है 14, 14 अपॉन 48 और ये 2, तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 24, और 24 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा 12, तो 7/12 पार्ट आपका A और B दोनों साथ भर रहे हैं। इसके बाद में दिया हुआ है कि B उसको और कितना, तो पार्ट डिवाइड कर लो,
7/12 आपके सामने आ गया। जब माइनस करोगे तो 1/1 माइनस 7/12 करोगे तो एलसीएम 12 है, तो 12 माइनस 7 बराबर आ गया 5/12। पार्ट बच गया, उसको कौन भर रहा है? बी भर रहा है। कितनी देर में? 8 ओवर्स में। तो 5/12 इंटू 8 कर दो, जो समय आ गया वह आपका करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया, इसको डिवाइड करके कर लो, कैसे भी कर लो दोस्तों। जैसे ये डिवाइड हो गया 4 दूनी 8 और ये 3 से 5 दूनी 10/3। इसको जब करोगे तो हो गया 3 3 9, 3 से ही 1/3, 3 से ही 1/3 ओवर्स आपका आंसर, करेक्ट आंसर आपके सामने निकल के आया है दोस्तों। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। दोस्तों ए है, बी है और सी है, वो एक काम को करते हैं कितने दिन में? 40 डेज में। After working with B and C for 16 days, A leave, and when B and C complete the remaining work in 40 days more, A alone could do the work in। दोस्तों की ये पूछ रहा है कि A, B और C जो है एक काम को कितने दिन में करते हैं? 40 डेज में करते हैं। A प्लस B प्लस C एक काम को कितने दिन में करते हैं? 40 डेज में करते हैं। आफ्टर वर्किंग B एंड C कितने दिन? 16 दिन जब वो काम कर लेते हैं। आफ्टर 16 डेज कौन करता है? बी और सी जो है वो कितने दिन? 16 दिन काम कर लेते हैं। उसके बाद में कौन बग जाता है उनके साथ? ए बग जाता है, ए लीव, एंड देन बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। जो बाकी काम बचा उसको भी बी और सी कितने दिन में करते हैं? बी और सी 40 डेज में करते हैं रिमेनिंग वर्क को। तो ए जो है वो अकेला उस काम को, अकेला मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि आपका ए, बी और सी तीनों मिलके तो 16 दिन कर रहे थे, और लेकिन बी और सी जो है वो 40 डेज कर रहे थे। तो 16 दिन वो साथ साथ काम करते हैं। 16 दिन वो कौन करते हैं? साथ साथ काम करते हैं। उसके बाद में 40 दिन तक बी और सी अकेले काम करते हैं, तब जाके वो काम कंप्लीट होता है। लेकिन जब ये तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 40 डेज में हो जाएगा। तो दोस्तों 16 दिन वो साथ काम किए और अकेले काम किए कितने दिन? 40 डेज। तो 16 और 40 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब आपके सामने 80 क्या है? इसका एलसीएम आया है। ये याद रखना एक बार कि आपके सामने जो एलसीएम निकल के आया है वो कितना आया है? ए प्लस बी प्लस सी मिलके करते हैं 40 डेज में। तो ये तीनों काम किए कितने दिन तक? 16 दिन तक। और उसके बाद में बी और सी उसको कंप्लीट करते हैं कितने दिन में? 40 डेज में। तो 40 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए कि 80 यूनिट जो काम है वो टोटल है। 80 यूनिट काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एलसीएम आपका 80 आया है, तो 80 यूनिट काम हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी टोटल दिन लगाते हैं 44। तो मुझे ये बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी अगर इनका एवरेज देखें कि एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो टोटल यूनिट काम था 80/40 डेज में करते हैं। तो 2 यूनिट पर डे वो करते हैं दोस्तों। टोटल यूनिट काम आपके सामने 80 आया, एलसीएम निकाला तब, और वो 40 दिन तक साथ साथ काम करेंगे तो कंप्लीट काम हो जाएगा। मतलब एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 2 यूनिट पर डे। अब दोस्तों मुझे बताइए तीनों मिलके कितने दिन काम किए? 16 दिन। तीनों मिलके 16 दिन काम किए, 16 डेज। तो 16 डेज में हो गया कितना? 2 यूनिट पर डे कर रहे हैं, तो 2 गुणा 16 बराबर कितना आ गया? 32 यूनिट उन्होंने काम किया है। 32 यूनिट तो उन्होंने साथ साथ काम किया है, लेकिन टोटल काम कितना था? 80 यूनिट। टोटल काम था 80 यूनिट। तो 80 माइनस 32, जब 80 में से 32 गया तो दोस्तों कितना बच गया? 8, और इधर 7 में से 3 गया तो 4। 48 यूनिट काम आपका रिमेनिंग है। जो 48 यूनिट काम बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। तो 48 यूनिट अगर काम वो 40 दिन में करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया? डिवाइड कर दो, मतलब कितना आया आपका? 40, 4 1 40 एकम 40, 1 40 दूनी 80, मतलब 1.2 यूनिट। 8 बच गया, 0 उतार लिया, पॉइंट लगा के, तो 1.2 यूनिट उन्होंने काम किया है। 1.2 यूनिट उन्होंने कितनी देर काम किया है दोस्तों? 40 दिन काम किया। तब तक तो उन्होंने कितना किया? 1.2 यूनिट पर डे। जब वो तीनों लगातार कर रहे थे तो वो कितना काम कर रहे थे? 2 यूनिट पर डे। तीनों लगातार अगर काम करेंगे साथ में तो कितना करेंगे? 2 यूनिट पर डे करेंगे। लेकिन जब ए छोड़ के चला जाएगा तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1.2 यूनिट। एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 1.2 यूनिट। क्वेश्चन भी आपका यही कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि वो 1. तो ए जो है वो कितना करेगा दोस्तों? ए जो है अगर ये दोनों 1.2 कर रहे हैं तो ए अकेला कितना करेगा? 2.0 में से माइनस कर दो 1.2 बराबर 0.8 यूनिट।
0.8 यूनिट ए की काम की कैपेसिटी है। ए जब काम छोड़ के गया तो दोस्तों बी और सी जो काम किए वो 1.2 यूनिट पर डे किए, लेकिन जब तीनों साथ में रहते हैं तो 2 यूनिट पर डे करते हैं। मतलब ए जो अकेला है वो 0.8 यूनिट पर डे काम कर सकता है। अब मुझे ये बताइए कि 0.8 यूनिट ए काम कर सकता है। क्वेश्चंस आपको पूछना चाह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अलोन कुड डू दैट वर्क इन, कि ए जो अकेला है वो कितने दिन में करेगा। तो ए की कैपेसिटी है 0.8 यूनिट पर डे करने की, और काम टोटल कितना है 80 डेज। काम 80 यूनिट है और 0.8 वो कर रहा है, तो 0.8 से इसको डिवाइड कर दो। तो 0.8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 100 डेज में वो काम करेगा। दोस्तों कितने दिन में करेगा 100 डेज में करेगा। कैसे आया एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं दोस्तों। बहुत ही अच्छा और लॉजिकली क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार एग्जामिनर डाल देता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चंस आपका शॉर्ट और स्वीट हो। कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में टाइम वेस्ट करने के लिए आपके आते हैं, और वो उसी में से एक क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में 40 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन बी और सी, ए बी और सी कितने दिन काम कर रहे हैं 16 दिन काम कर रहे हैं। उसके बाद में बी और सी अकेले कितने दिन में 40 दिन में। तो ये जब दोनों मिलकर ऐसे काम करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल यूनिट हम निकालेंगे तो एलसीएम आया 80 एलसीएम आया, मतलब कि 80 यूनिट हमने काम मान लिया कि टोटल जो काम है वो कितना है 80 यूनिट काम है, जो तीनों मिलकर डिवाइडेशन करके 80 यूनिट काम कर रहे हैं। वो कितने दिन में कर रहे हैं ए बी और सी 16 डेज कंबाइन करते हैं, उसके बाद में बी और सी 40 दिन दोनों मिलकर करते हैं। जब 80 डेज आ गया तो मुझे ये बताइए कि तीनों की कैपेसिटी काम करने की है वो कितनी 40 डेज में है। तो 80 यूनिट काम को करेंगे तो 80/40 बराबर 2 यूनिट पर डे। वो तीनों मिलके कैपेसिटी है तीनों की कि 2 यूनिट वर्क वो एक दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलके करेंगे। तो बी और सी का कितना है, बी और सी का आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि 40 दिन में वो काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं 40 दिन में रिमेनिंग काम। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया आपका, तो तीनों मिलके 16 दिन में कितना काम करेंगे 16 × 2 बराबर 32 यूनिट। तो रिमेनिंग जो काम बच गया वो 48 बच गया। 48 को ये 40 दिन में करते हैं तो मतलब 40 एकम 1.2 यूनिट अगर ये कर रहे हैं तो ए की जो अकेले की कैपेसिटी है बी और सी मिलके एक दिन में 1.2 करते हैं। तो ए अकेला 0.8 यूनिट करता है, बिल्कुल करता है। 2 में से 1.2 माइनस किया तो 0.8 बचा। तो ए की कैपेसिटी है 0.8 करने की, तो टोटल जो काम है वो 80 यूनिट है। 80 यूनिट को 0.8 से डिवाइड करोगे तो क्योंकि ए की कैपेसिटी है 0.8 यूनिट पर डे काम करने की, तो 80 यूनिट को करेगा वो कितने दिन में 100 डेज में। जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे। जब 8 से डिवाइड किया तो 100 आ गया। 100 डेज आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा थकावट हो रही है आज की क्लास में। तो अगला क्वेश्चन कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों 5 लगातार सम संख्या है और औसत जो है उनका 40 है। तो 40 आपका एवरेज दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो एवरेज सबसे पहले लिख लो कितना है 40। 5 लगातार सम संख्या है, मतलब एक कम करते जाओ एक ज्यादा करते जाओ सम। इससे बड़ी क्या आ जाएगी 42, तो कम लिख दो कितनी 38। गुड। इसके बाद इससे बड़ी क्या आ जाएगी 44, तो कम कितनी आ जाएगी 36। 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5 हो गई। तो मुझे बताइए कि एवरेज इनका 40 आपके सामने है। 2 संख्या इसके ऊपर भी है, 2 संख्या इसके नीचे भी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 44। 44 इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। देखेंगे अगली क्लास में। लगातार मेरी क्लास से जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा टीएनसी पे, और आपके सामने ऐसे ही बहुत ही अच्छे और मजेदार क्वेश्चंस आपको लिए मैं लेके आऊंगा। तो देखते हैं अगली क्लास का इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।